ये दुनिया अचानक बदल गई थी। लोगों के सोशल मीडिया अवतार असली शक्तियों में जागने लगे। कुछ लोग सुपर हीरो का अवतार रखते थे। जागने के बाद उनका शरीर रोशनी में बदल जाता था और वे लोगों की रक्षा करते थे। कुछ लोग जलते हुए योद्धा ब्लेज वॉरियर का अवतार रखते थे। जागने के बाद वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को चीर सकते थे। कुछ लोगों को क्यूट पालतू जानवरों के अवतार पसंद थे। जागने के बाद वे खतरनाक जानवरों को लड़ाई के लिए बुला सकते थे। लेकिन कुछ लोग अपने अवतार में लैंडस्केप फोटो या जंगली शिकारी जानवरों की तस्वीर लगाते थे और उनसे हमेशा भयानक राक्षस पैदा होते थे, दानव, बुरी आत्माएं जो दुनिया को बर्बाद कर देती थीं। मेरा नाम ईथन कोल है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अपने अवतार के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। तब तक नहीं जब तक दुनिया का पतन नहीं हुआ। उस समय बस एक मीम ट्रेंड चल रहा था और मैंने मजाक में एक बेवकूफ़ सा रिएक्शन इमेज लगा दिया। एक कार्टून कैरेक्टर जो बास्केटबॉल पकड़े हुए बेवकूफ़ों की तरह डांस कर रहा था। फिर खून का चांद उगा। जहां मेरे आसपास के लोग जागकर दुनिया हिला देने वाली शक्तियां पा रहे थे, मैं जागा एक डांसिंग चिकन बनकर। मैं बस कुकड़ू कर सकता था और बेवकूफ़ों जैसी डांस स्टेप्स कर सकता था। मेरे पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। उस मरती हुई दुनिया में जहां इंसानों की जान धूल से भी सस्ती थी, मैं एक आवारा कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। हर दिन सिर्फ 2 घंटे की हल्की सी दिन की रोशनी मिलती थी बाहर जाने के लिए। राक्षसों की नाक के नीचे से मैं सड़े गले खाने के टुकड़े ढूंढ कर खाता था, लेकिन अंत में मेरी मौत बस एक ब्रेड के टुकड़े की वजह से हुई। मैं मलबे में खाना ढूंढ रहा था, तभी मेरी मुलाकात हुई मार्कस व्हील से, स्कूल का गुंडा जो अब जागने के बाद पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने बस कैजुअली मेरी तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट फेंका और उसी पल मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वह दर्द, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का एहसास आज भी मेरी आत्मा में गहराई तक छपा हुआ है। लेकिन जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, मैं खुद को अपने छोटे से अंधेरे किराए के कमरे में पाता हूँ। दीवार पर घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही है। समय है 28 फरवरी, रात 8 बजे। दुनिया का पतन, वह घटना जो पूरी मानव इतिहास को बदल देगी, बस 4 घंटे दूर है। मैं तुरंत उठकर बैठ जाता हूँ, गहरी सांसें लेते हुए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मुझे समझ आ गया है, मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ और इस बार मैं उस बेकार और दुखद जिंदगी को दोबारा नहीं जीने वाला। अब हर सेकंड की कीमत है। मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। इस जिंदगी में मेरे हाथ में वो ब्रश है जो मेरी किस्मत बदल सकता है। साधारण लोग इंटरनेट से जो तस्वीर मिले वही अवतार बनाते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से दुनिया का सबसे ताकतवर अवतार बना सकता हूँ। मैं कंबल हटाता हूँ, टेबल से इंस्टेंट नूडल्स का कप हटाता हूँ, कंप्यूटर ऑन करता हूँ और अपना ड्राइंग सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। मेरे दिमाग में कई प्रतिबंधित पौराणिक देवता और राक्षसों की छवियां उभरने लगती हैं। अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो मैं ऐसी शक्ति बनाऊंगा जिसे इस दुनिया को कभी सहना ही नहीं चाहिए था। मैं तय करता हूँ कि मैं पौराणिक शक्तियों के सबसे खतरनाक रूपों को एक साथ मिलाऊंगा। पहला, युआन जिन, आदिकाल का सृष्टिकर्ता देवता जिसने अराजकता को चीर कर स्वर्ग बनाया। दूसरा, सभी राक्षसों का सम्राट मिंग हुआंग, जिसका नाम 9 अंधकार लोगों को हिला देता है। तीसरा, झुलोंग, सभी ड्रैगनों का आदि पूर्वज, 4 समुद्रों का स्वामी। लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही है, एक आखिरी चीज, शुद्ध विनाश की अंतिम शक्ति। तो मैंने फैसला किया कि मैं एनीमे के इतिहास का सबसे खतरनाक फ्यूजन वॉरियर जोड़ूंगा, ब्लेज़गोर, 2 सबसे शक्तिशाली ब्लेज़ोर्न योद्धाओं का अंतिम फ्यूजन। अब मैं इन 4 आयाम तोड़ देने वाली शक्तियों को एक ही अवतार में जोड़ने वाला था। इतना प्रतिबंधित और खतरनाक काम पहले कभी किसी ने करने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरी उंगलियां ड्राइंग टैबलेट पर तेजी से चलने लगीं। जैसे जैसे लाइंस एक दूसरे में जुड़ती गईं, स्क्रीन पर धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। सफ़ेद बहते हुए कपड़ों में एक आदमी की परछाई, जिसकी मौजूदगी ही डर और दबाव पैदा कर रही थी। उसके पीछे अंधेरे में अनगिनत परछाइयों जैसे राक्षस चीख रहे थे। उसके पैरों के नीचे एक विशाल सुनहरा ड्रैगन लिपटा हुआ था। उसके शरीर के चारों तरफ नीले और सुनहरे रंग की आभा घूम रही थी, वही आभा जो सिर्फ ब्लेज़ोर्न योद्धाओं के पास होती है। मैं हर छोटी से छोटी डिटेल में खुद को झोंक रहा था। पसीना मेरी शर्ट भिगो चुका था, लेकिन मैं एक पल के लिए भी लापरवाही नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये आने वाली टूटी हुई दुनिया में मेरा इकलौता सहारा है। समय बहुत तेजी से निकल गया। लगभग रात के 11 बजने वाले थे। दुनिया के पतन में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैंने गहरी सांस ली और सेव पर क्लिक किया। स्क्रीन पर अपने अवतार को घूरते हुए, वह बेहद शानदार, डरावना और इतना प्रभावशाली था कि जैसे स्क्रीन से ही दबाव महसूस हो रहा हो। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा तक हल्की सी कांप गई हो। ये इमेज पूरी तरह ओरिजिनल थी। इस दुनिया में ये एक ही था, सबसे सर्वोच्च अस्तित्व। मैंने तुरंत उसे अपने फ़ोन में भेजा और जितनी जल्दी हो सके अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदल दी। मैं अभी पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश ही कर रहा था कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज था उस इंसान का जिससे मैं बहुत कम बात करता था। वह पूछ रहा था कि मैंने अचानक इतनी ओवर द टॉप डीपी इस समय क्यों लगा ली। मैंने उसका अवतार देखा, एक बिल्कुल साधारण रोज़मर्रा की फ़ोटो। मेरा सीना कस गया। अपनी पिछली ज़िंदगी में उस जैसे लोग पहली लहर में ही मुश्किल से जिंदा बच पाए थे। ज़्यादातर लोग तो सुबह होने से पहले ही राक्षसों का खाना बन गए थे। मैं कुछ सेकंड हिचकिचाया, फिर मैंने उसे जवाब टाइप किया, अगर आज रात आसमान का रंग बदल जाए तो तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना, घर के सबसे अंदर वाले कमरे में चले जाना और बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। मैसेज भेजकर मैंने चैट बंद कर दी। उसकी उलझन अब मेरी चिंता नहीं थी। मैं खिड़की के पास खड़ा था,
ड्रैगन सिटी को देख रहा था, ड्रैगन नेशन का ताज। नियन लाइट्स अब भी आसमान में चमक रही थीं, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में यह जगह जिंदा नरक बनने वाली थी। आखिरी 30 सेकंड की गिनती शुरू हुई और हैरानी की बात यह थी कि मैं पूरी तरह शांत था। जो इंसान एक बार मर चुका हो, उसे अब डरने के लिए बहुत कुछ बचता ही नहीं। एक मार्च रात के ठीक 12 बजे अचानक काले आसमान को एक गहरे लाल बिजली के झटके ने चीर दिया। उसके तुरंत बाद ऐसी गरज गूंजी जैसे कान के पर्दे फट जाएं। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से दुनिया की मौत की घंटी बज रही हो। और फिर उस काली रात में अचानक कहीं से एक अजीब सा खून जैसा लाल चांद उभर आया। उसकी रोशनी ताज़ा खून की तरह गाढ़ी और लाल थी और उसने एक ही पल में पूरी धरती को निगल लिया। अनगिनत लोग इस अजीब घटना से अपनी नींद से चौंक कर उठ गए। सहज रूप से उन्होंने अपने फ़ोन उठाए, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रीन जली, अचानक उसमें से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। जिन लोगों के अवतार लैंडस्केप थे, उनकी स्क्रीन ऐसे फट गई जैसे कोई जख्म खुल गया हो। उस लाल धुंध से भयानक राक्षस बाहर निकलने लगे। उनके मुंह चौड़े खुले हुए, डरावने और विकृत। उनके मालिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे उन्हें पूरा का पूरा निगल गए। हर बिल्डिंग के हर फ्लोर से चीखें गूंजने लगीं और जिन लोगों के अवतार जंगली शिकारी जानवर थे, उनका हाल तो और भी बुरा था। उनके फ़ोन से दानव बाहर निकले, मुस्कुराते हुए, और उन्हें ऐसे चीरने लगे जैसे वो बस एक हल्का नाश्ता हो। मांस और हड्डियाँ बिना किसी दया के खा ली गईं। बस कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया बर्बादी में डूब गई। मैं अपनी डेस्क पर बैठा था, तभी अचानक मेरे सिर में भयानक दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से मेरी खोपड़ी को चीर रहा हो। मेरी नज़र धुंधली होने लगी। एक डरावनी अजनबी इच्छा मेरे दिमाग में उतरने लगी और फिर मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं खुद को एक अनजान, आकारहीन खाली जगह में तैरता हुआ पाया। यहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, बस अंधेरे में धीरे धीरे घूमते हुए अनगिनत सितारे थे। मैंने ऊपर देखा और जो नज़ारा मेरे सामने था, उसने मेरे शब्द छीन लिए। मेरे सामने 4 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं, इतनी ऊंची कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जाती हुई। उनमें से हर एक से इतना भारी दबाव निकल रहा था कि उनके आसपास के सितारे तक फीके पड़ रहे थे। ये वही 4 अस्तित्व थे जिन्हें मैंने अपने अवतार में बनाया था, क्योंकि मैंने ही उन्हें अपने हाथों से खींचा था। लेकिन अब वे किसी भी पौराणिक कहानी से कहीं ज़्यादा असली और जीवंत लग रहे थे। उनसे निकलने वाला दबाव शब्दों से परे था। जैसे जैसे वह दबाव बढ़ता गया, मेरी आत्मा तक टूटने लगी। और तभी जब मैं पूरी तरह बिखरने वाला था, अचानक उस खाली शून्य से एक गर्म और विशाल शक्ति सीधे मेरे शरीर में समा गई। एक पल पहले तक मेरा शरीर खाली और थका हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक मेरे अंदर हैरान कर देने वाली ऊर्जा फट पड़ी। मुझे समझ आ गया, यही मेरा अवेकनिंग था। मैं पहले स्टैच्यू की तरफ बढ़ा। वह एक योद्धा की मूर्ति थी, लोहे जैसी सख्त मांसपेशियां, ब्लेजिगोर, फ्यूजन वॉरियर, जिसके अंदर अनंत लड़ने की इच्छा थी। जैसे ही मैंने मूर्ति के बेस को छुआ, पूरा शून्य ब्लेजॉन वॉरियर के ट्रांसफॉर्मेशन की गर्जना से गूंज उठा। सुनहरी रोशनी टूटे हुए बांध की तरह मेरे शरीर के हर हिस्से में भर गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर की हर कोशिका जंगली तरीके से बदल रही है। ये ऐसी शक्ति का एहसास था कि एक मुक्के से पहाड़ तोड़ा जा सकता था। एक पल में मेरे बाल सुनहरे हो गए और नीली बिजली मेरे पूरे शरीर के चारों ओर चमकने लगी। मेरे अंदर दौड़ती शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरा मन चीखने का कर रहा था। और जब शक्ति का ट्रांसफ़र पूरा हुआ, मूर्ति ज़ोरदार आवाज़ के साथ फट गई और सुनहरी धूल बनकर मेरी आत्मा में समा गई। मैं रुका नहीं और आगे बढ़ गया, युआनजुन की मूर्ति की तरफ, जो बर्फ़ जैसी सफ़ेद पोशाक में थी। वह वैसा डरावना देवता नहीं दिख रहा था जैसा कहानियों में बताया जाता है, बल्कि उसके अंदर शांत, सहज दिव्यता थी। ऐसी सत्ता जिसे सम्मान के लिए गुस्से की ज़रूरत नहीं। मैंने धीरे से मूर्ति को छुआ और तुरंत प्राचीन असीम ऊर्जा मेरे अंदर दौड़ गई। वही शक्ति जिसने सृष्टि की शुरुआत में शून्य और रूप को अलग किया था। मेरी हड्डियाँ दिव्य लोहे जैसी सख्त हो गईं। मेरे शरीर की रक्षा इतनी बढ़ गई कि अगर कोई भारी टैंक भी सीधे मुझसे टकराए तो शायद वहीं टूट जाए। अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ता महसूस करना नशे जैसा था। अजीब बात यह थी कि युआनजुन की मूर्ति पहली वाली की तरह टूटी नहीं, वह वहीं खड़ी रही, जैसे उसके अंदर अभी और गहरी शक्ति छिपी हो। मैंने सांस संभाली और मिंग हुआंग की मूर्ति की तरफ मुड़ा, जो सभी दानवों का सम्राट था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा जिंदा परछाई की तरह घूम रही थी और उसके पीछे जैसे अनंत अंधेरा खड़ा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, गहरे बैंगनी काले रंग की रोशनी मेरे माथे के बीच में घुस गई। मेरी आत्मा के समुद्र के अंदर एक लंबा भाला धीरे धीरे बन गया, पूरा काली बिजली से लिपटा हुआ। कैओस स्पीयर, एक पौराणिक हथियार जो सबसे शक्तिशाली आर्शियों को भी मार सकता था। अभी मैं उसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा भी इस दुनिया के शुरुआती राक्षसों को खत्म करने के लिए काफ़ी था। ये जानकर कि मेरे पास ऐसा हथियार है, इस मरती हुई दुनिया के लिए मेरा सारा डर खत्म हो गया। आखिर में मैं प्राचीन झुलोंग की मूर्ति के पास गया। उसके चारों तरफ 2 सुनहरे ड्रैगन घूम रहे थे और लंबी गूंजती आवाज़ में गरज रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और मूर्ति पर हाथ रखा। तभी एक ऊंची ड्रैगन की गर्जना ने पूरे शून्य की खामोशी तोड़ दी और एक छोटा पारदर्शी ड्रैगन सीधे मेरे सीने के अंदर घुस गया। मैं उस शक्ति को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता हूँ और तभी मेरे माथे से शानदार सुनहरे ड्रैगन के सींग बाहर निकल आते हैं। एक ज़बरदस्त, युद्ध में तपकर बनी गोल्डन ड्रैगन।
आर्मर पल भर में पूरे शरीर को ढक लेती है। मेरे दाहिने हाथ में एक सुनहरी ड्रैगन तलवार प्रकट होती है जो शाही रौब से चमक रही है। उस पल मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कोई राजा खुद धरती पर उतर आया हो। 4 दिव्य शक्तियाँ एक साथ मेरे अंदर उफान मार रही हैं और मैं एक साधारण आर्टिस्ट से कुछ ऐसा बन चुका हूँ जो किसी भगवान जैसा चलता है। लेकिन जैसे ही मैं इस ताकत की हद को और आगे बढ़ाने वाला होता हूँ, पूरा शून्य बुरी तरह कांपने लगता है। आसपास की हर चीज़ टूट कर बिखरती है और फिर से जुड़ने लगती है। तभी एक ज़बरदस्त ताकत मेरी चेतना को पकड़कर झटके से वापस खींच लेती है। मैं अचानक आंखें खोलता हूँ और खुद को फिर उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा पाता हूँ। खिड़की के दरारों से खून जैसी लाल चांदनी अंदर आ रही है जो मेरे चेहरे पर पड़कर पूरे कमरे को डरावना पर अलौकिक बना रही है। टीवी अभी भी चालू है, लेकिन स्क्रीन अब सिर्फ शोर और स्टैटिक में बदल रही है। फिर भी उस आवाज़ के बीच एंकर की कांपती हुई आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, जैसे वो डर को किसी तरह दबा रहा हो। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि तुरंत अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और किसी भी हालत में उन्हें न खोलें। अगर आपका अवतार किसी खास शक्ति के साथ जाग चुका है तो सिर्फ तभी जब आप सुरक्षित हों अपने आसपास के लोगों की मदद करें। मैं दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता हूँ। रात के 2 बज चुके हैं। बाहर से आ रही चीखें दर्द भरी, इंसानों जैसी नहीं, अभी तक बंद नहीं हुई हैं, बल्कि और भी तेज़ और खौफनाक हो गई हैं। अब तो साफ सुनाई दे रहा है जैसे भारी भरकम पंजे बाहर कंक्रीट की दीवारों को धीरे धीरे घसीट रहे हों। मैं नीचे अपने हाथों की तरफ देखता हूँ। पहाड़ों को हिला देने वाली ताकत अभी भी मेरी नसों में दौड़ रही है। मुझे पता है ये कोई भ्रम नहीं है। मेरी पिछली जिंदगी में ईथन कोल नाम कमजोरी और मौत की पहचान था, लेकिन इस जिंदगी में वही नाम हर राक्षस और दानव का सबसे बड़ा डर बनेगा। मैं खिड़की तक जाता हूँ और नीचे सड़कों पर नजर डालता हूँ जहाँ राक्षस इंसानों को फाड़ कर खा रहे हैं। मेरे होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आ जाती है। जब ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इस मरती हुई दुनिया के नियम अब मैं खुद लिखूंगा। जिन लोगों ने मुझे पिछली जिंदगी में नीचा दिखाया और हर वो दानव जो इंसानों को निगलने की हिम्मत करता है, तैयार हो जाओ उस इंसान का सामना करने के लिए जिसने 4 सर्वोच्च देवताओं की ताकत को एक ही शरीर में पिरो दिया है। मैं पीछे हाथ ले जाकर उस सुनहरी ड्रैगन तलवार को पकड़ता हूँ जो बस दिखाई देने और गायब होने के बीच झिलमिला रही है। मैं नरक का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता हूँ। कॉरिडोर में खून की बदबू फैली हुई है। कुछ लो रैंक स्पिरिट्स जिनके शरीर सड़े हुए घावों से भरे हैं फर्श पर झुककर किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे हैं। मेरे कदमों की आवाज सुनते ही वे अचानक अपने सिर मेरी तरफ घुमा लेते हैं। उनकी मरी हुई फीकी आंखें सीधे मुझ पर टिक जाती हैं और उनके गले से एक तीखी चीख निकलती है। मैं तलवार निकालने की भी जहमत नहीं उठाता। सिर्फ एक ख्याल के साथ नीले सुनहरे ब्लेजॉर्न ऊर्जा मेरी उंगली की नोक पर इकट्ठी हो जाती है। मैं बस हल्के से इशारा करता हूँ और एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की किरण पूरे कॉरिडोर को चीरते हुए निकल जाती है। स्पिरिट्स को तड़पने का मौका तक नहीं मिलता। वे उस रोशनी के अंदर सीधे राख बनकर उड़ जाते हैं। यही होती है असली पूर्ण शक्ति। मैं बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ। हर कदम पर राख चरमराती है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक आवारा कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीता था। हर दिन मलबे में सड़े हुए खाने के टुकड़े ढूंढ कर गुजारा करता था। लेकिन इस जिंदगी में मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। सड़कों पर जो नज़ारा है वो किसी भी अपोकैलिप्स फिल्म से ज्यादा भयानक है। छोड़ी हुई गाड़ियां आग में जल रही हैं। आग की रोशनी में भागते हुए लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, पूरी तरह डर से भरे हुए। अंधेरे में अनगिनत भयानक राक्षस खुले घूम रहे हैं, बिना रुके लोगों को मारते जा रहे हैं, और मैं इस पूरे हाहाकार के बीच बिल्कुल ठंडे भाव से चलता रहता हूँ। मेरे आसपास की आबादी काफ़ी है कि कोई भी लो रैंक स्पिरिट मुझसे 10 फीट के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। मेरा पहला लक्ष्य सामने वाला बड़ा शॉपिंग सेंटर है। वहाँ से सप्लाई इकट्ठा करनी है। पहाड़ हिला देने की ताकत होने के बावजूद इस टूटती हुई दुनिया में खाना और पानी ही असली जिंदगी का आधार है। मैं अभी मॉल के साइड वाली संकरी गली तक ही पहुंचा था कि मुझे लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है, तेज़, घबराई हुई, और एक औरत की चीख। मैं धीरे चलता हूँ और आवाज़ की तरफ बढ़ता हूँ। गली के आखिर में 2 आदमी एक लड़की को घेर कर खड़े हैं। वो लड़की बेहद खूबसूरत है। ऐसा चेहरा जैसे इस गंदी दुनिया ने उसे छुआ तक न हो। उसकी पीठ के पीछे एक जोड़ी पंख खुलते हैं जो हल्की सफ़ेद रोशनी से चमक रहे हैं। एंजल टाइप एबिलिटी बहुत ही दुर्लभ, लेकिन उसके पंख बुरी तरह फटे हुए हैं। लगता है वो पहले ही किसी भयंकर लड़ाई से गुजर चुकी है। जो 2 आदमी उसके सामने खड़े हैं, एक के हाथ म्यूटेट होकर विशाल भेड़िए के पंजे बन चुके हैं, दूसरे के पूरे शरीर से काला जहरीला धुआं निकल रहा है। वे उसे जिस तरह देख रहे हैं वो बेहद घिनौना है, सीधी गंदी लालच। एक आदमी हंसकर बोला, लड़ना बंद करो सुंदर लड़की, हमारे साथ चलो, इस नई दुनिया में हम तुम्हें आराम से रखेंगे। लड़की ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में जिद जल रही थी। सपने देखते रहो, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे कचरे को कुछ नहीं दूंगी। मियाज़मा वाला आदमी ठंडी हंसी हंसता है और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही जहरीला काला धुआं लड़की तक पहुंचने वाला होता है, उनके ऊपर की दीवार अचानक टूटकर गिरती है। ऊपर से एक विशाल आंखों वाला राक्षस जिसके शरीर से अनगिनत टेंटिकल्स लटक रहे हैं नीचे गिरता है और पूरी गली को बंद कर देता है। उस राक्षस से जबरदस्त खतरनाक आभा निकल रही है। दोनों आदमी तुरंत डर जाते हैं। वे लड़की को भूलकर पीछे मुड़ते हैं भागने के लिए। तभी मैं परछाइयों से बाहर आता हूँ और उनका रास्ता रोक देता हूँ। तुम कौन हो? रास्ते से हट जाओ, हम आयरन लाइन गिल्ड से हैं, हटो।
भेड़िए वाले पंजे वाला आदमी मुझे घूरता है, नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश करता है। मैं उन्हें बिना किसी भाव के देखता हूँ, जैसे कोई दो चींटियों को देखता है जिन्हें वो कभी भी कुचल सकता है। इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन लोगों से है जो ताकत का इस्तेमाल कमज़ोरों को कुचलने के लिए करते हैं। मैं तलवार नहीं निकालता, मैं बस युआनजिन की सर्वोच्च दिव्य दबाव की एक हल्की सी लहर छोड़ता हूँ। एक भयानक शक्ति, इतनी प्राचीन, इतनी पुरानी, जैसे दुनिया बनने से पहले की हो, पल भर में नीचे उतरती है और दोनों आदमी ऐसे दब जाते हैं जैसे किसी अदृश्य हथौड़े ने उन्हें कुचल दिया हो। उन्हें चीखने का मौका तक नहीं मिलता। उनकी हड्डियां एक ही पल में चकनाचूर हो जाती हैं। दोनों के शरीर सीधे लाल धुंध के बादल बनकर हवा में बिखर जाते हैं। वही दबाव उस विशाल आंखों वाले राक्षस को भी बिना आवाज के मांस के ढेर में बदल देता है। वो लड़की सामने का नज़ारा देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम लरा फ्रॉस्ट है। मैं उसे बस एक छोटी नापी तुली नज़र से देखता हूँ। मेरी आवाज़ बिल्कुल सपाट रहती है। कोई बड़ी बात नहीं, तुम जा सकती हो। लरा मेरे जैकेट का किनारा पकड़ लेती है। उसकी आंखों में हल्की सी बेबसी है। प्लीज़, अभी दुनिया की हालत ऐसी है, इस हालत में मैं अकेले जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपने साथ रहने दो। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। मुझे इस दुनिया की जानकारी सीमित है। अगर कोई ऐसा साथ हो जिसके पास अभी की ज़मीनी जानकारी हो तो काफ़ी परेशानी बच सकती है। ठीक है, तुम साथ आ सकती हो, लेकिन हर चीज़ में मेरी बात माननी होगी। लरा तुरंत सिर हिलाती है। उसकी आंखों में राहत साफ दिखती है, जैसे कोई मौत के किनारे से वापस आया हो। जब हम सप्लाई ढूंढ रहे होते हैं, लरा मुझे इस दुनिया के बारे में विस्तार से बताती है। पता चलता है कि अवेकेंड अवतार एबिलिटीज़ 5 रैंक्स में बंटी हैं: कॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिक। वो मुझे लगभग श्रद्धा से देखती है। आपने अभी जो प्रेशर छोड़ा था वो कम से कम लेजेंडरी रैंक का था, शायद मिथिक या उससे भी ऊपर। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। मैंने इस ब्रह्मांड के 4 सबसे सर्वोच्च अस्तित्वों को मिलाकर एक ही अवतार बनाया है। ऐसी रैंक तो लगभग तय है कि इस दुनिया की बनाई हुई सीमा को पूरी तरह तोड़ चुकी होगी। लरा आगे बताती है, शहर को कई डेंजर जोन्स में बांट दिया गया है। हर जोन पर एक बेहद शक्तिशाली टेरिटोरियल स्पिरिट का राज है। इन स्पिरिट्स और इंसानों के ताकतवर अवेकेंड क्लैंस के बीच एक अजीब सा संतुलन बन गया है। इंसान स्पिरिट्स की कोर टेरिटरी में नहीं जाते और स्पिरिट्स भी इंसानों के सेफ जोन्स पर यूं ही हमला नहीं करते। लरा अभी अपनी बात पूरी ही कर रही थी, तभी अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन भयानक तरीके से हिलने लगती है, जैसे मैग्नीट्यूड 10 का भूकंप आ गया हो। दूर रात के आसमान में अचानक बिना किसी चेतावनी के एक विशाल काली दरार फटकर खुल जाती है। उस दरार में से एक भयानक स्पिरिट अपना आधे से ज्यादा विशाल सिर बाहर निकाल देता है। उसकी खोपड़ी ही एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी है। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में हरी भयानक आग जल रही है और पूरे इलाके का तापमान एक पल में जमने जितना ठंडा हो जाता है। लरा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो अपने आप मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ये किस रैंक का है? ये तो मिथिक से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। मैं आंखें सिकुड़ता हूँ। मेरी पकड़ गोल्डन ड्रैगन तलवार पर और मजबूत हो जाती है। मैं अभी ये समझने ही वाला था कि ये राक्षस सच में कितना ताकतवर है, तभी सामने से अचानक भागते हुए कदमों की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ आती है। पूरी तरह हथियारों से लैस अवेकेंड फाइटर्स की एक टीम सड़क के दूसरे छोर से भागती हुई आ रही है, पूरी तरह पीछे हटते हुए। उनका लीडर एक युवा लड़का है जिसके शरीर के चारों तरफ लाल आग लिपटी हुई है। उसके पास ही एक लंबी खूबसूरत लड़की भाग रही है। जैसे ही मैं उनके चेहरे साफ देखता हूँ, मेरी आंखों में मारने की नीयत लगभग ठोस बन जाती है। वो है मार्कस वेले, स्कूल का वही बुली जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे मार डाला था। और उसके साथ है सेरेना लो, वो लड़की जिसने मुझे उसी पल छोड़ दिया था जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। मार्कस मुझे लगभग तुरंत पहचान लेता है। वो एक पल के लिए जम जाता है, फिर जोर से हंस पड़ता है, मजाक उड़ाते हुए। अरे अरे, ये तो हमारे स्कूल का मशहूर निकम्मा आर्टिस्ट ईथन कोल है। सेरेना भी मुझे उसी तिरस्कार भरी नज़र से देखती है। अभी तक जिंदा हो ईथन? कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है कहीं छुपकर किसी तरह जान बचा रहे थे। उनकी टीम के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। उनकी नज़र में मैं इस टूटी हुई दुनिया की फूड चेन के सबसे नीचे हूँ। फिर मार्कस की नज़र मेरे पास खड़ी लरा पर जाती है और उसकी आंखों में तुरंत लालच चमक उठता है। ओह, ये तो लरा फ्रॉस्ट है, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है ना? क्या बात है ईथन? एक मेंढक भी हंस पर नज़र डाल रहा है। तुम सच में इसके साथ चिपक गए? सेरेना लरा को ध्यान से देखती है। उसकी खूबसूरती देखकर उसके चेहरे पर साफ जलन दिखती है। लरा, तुम्हें एंजल टाइप एबिलिटी मिली है, तुम टैलेंटेड हो। तुम इसके साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हमारे साथ चलो। मार्कस एक एपिक रैंक अवेकनर है, उसके साथ रहोगी तो ही इस दुनिया में बच पाओगी। लरा उन्हें खुली नफरत से देखती है। ईथन तुम दोनों से 10,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। मार्कस ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने दुनिया का सबसे मज़ेदार मजाक सुन लिया हो। वो हंसते हंसते झुक जाता है। ये एक आर्टिस्ट? इस जैसी बेकार एबिलिटी वाला क्या अवेकन हुआ होगा? ये मेरी बराबरी करने की सोच भी कैसे सकता है? मार्कस अब आगे बढ़ने ही वाला था, मुझे सबके सामने बेइज्जत करने के लिए। तभी आसमान में मौजूद वो विशाल स्पिरिट अचानक हमारी तरफ ध्यान देता है और अगले ही पल एक इतनी भयानक दबाव वाली शक्ति ऊपर से गिरती है कि वहां मौजूद हर इंसान की आत्मा तक कांप जाती है। स्पिरिट पूरी विनाश की ताकत के साथ नीचे उतरता है, सीधे मेरी तरफ। उसकी आभा ऐसे टकराती है
जैसे कोई असली वजन शरीर पर गिर गया हो। मार्कस की पूरी टीम का रंग एक पल में उड़ जाता है। उनकी जिन शक्तियों पर उन्हें इतना घमंड था, उस पूर्ण भयावह शक्ति के सामने सब कुछ पल भर में बेकार हो जाता है। मार्कस के चारों तरफ जल रही आग अचानक बुझ जाती है। उसके घुटने मुड़ जाते हैं और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। सेरेना इतनी बुरी तरह कांप रही है कि खड़ी भी नहीं रह पाती। वो सीधे कीचड़ भरे पानी में गिर जाती है। बाकी स्क्वाड के लोग जमीन पर चिपक जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, पूरी तरह निराश होकर। उस स्पिरिट की ताकत एक डरावने स्तर पर है। उसकी हल्की हरी आंखें सीधे मुझ पर टिक जाती हैं। वो अपना मुंह खोलता है जैसे कोई अंतहीन खाई हो, जैसे पूरी सड़क को ही निगल जाना चाहता हो। कोई चिल्लाता है, हम सब यहाँ मरने वाले हैं। ईथन, मनहूस, तू ही इस चीज़ को हमारे पास खींच लाया। मैं उस विशाल राक्षस को अपनी तरफ गिरते हुए देखता हूँ और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। डर की एक लहर तक नहीं। मेरे सामने इस स्तर की चीज़ अपनी ताकत दिखा रही है और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं धीरे से अपना सिर उठाता हूँ। मेरी आंखों में बैंगनी काली रोशनी भड़क उठती है। मिंग हुआंग, डेमन सॉवरेन की विनाशकारी इच्छा। कोई टेक्निक नहीं, कोई मूव नहीं, मैं बस उस स्पिरिट को देखता हूँ। सिर्फ अपनी नज़र के जरिए मैं अपनी आत्मा की गहराई से कैओस स्पीयर की घातक हत्या की इच्छा छोड़ देता हूँ। बस एक नज़र, इतना ही काफ़ी है। वो विशाल अछूत सा लगने वाला स्पिरिट अचानक भयानक दर्द से चीखता है। उसका विशाल शरीर हवा में ही टूटने लगता है, जैसे बर्फ जलती आग से टकरा गई हो। टुकड़ा टुकड़ा होकर वो हवा में बिखरने लगता है। उसे विरोध करने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड में वो काली राख बनकर रात की हवा में गायब हो जाता है। पूरी सड़क पर मौत जैसी खामोशी छा जाती है। सब लोग, लरा समेत, जो अभी हुआ उसे देखकर जमे खड़े हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा। बस एक नज़र, सिर्फ एक नज़र, और वो स्पिरिट जिसने यहाँ मौजूद हर इंसान को ज़मीन पर गिरा दिया था, पल भर में ख़त्म हो गया। मार्कस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे बाहर निकल आएंगी। वो कांपते हुए मुझे देख रहा है, जैसे किसी ऐसी चीज़ को देख रहा हो जो इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। ये नामुमकिन है। तू कुछ भी नहीं था। तेरे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सेरेना भी पूरी तरह सदमे में है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसने मार्कस को अपनी ढाल बना लिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के को उसने कभी इतनी नफरत से छोड़ दिया था, वही एक दिन भगवान जैसी ताकत लेकर खड़ा होगा। मैं उनमें से किसी को एक नज़र भी नहीं देखता। मैं मुड़ता हूँ और लरा के साथ आगे बढ़ने लगता हूँ, ऊंचे रैंक वाले स्पिरिट्स ढूंढने, ताकि उनसे लड़कर अपनी ताकत और तेज कर सकूं। लेकिन जैसे ही हम जाने वाले होते हैं, अचानक पूरे शहर में एयर रेड सायरन गूंज उठते हैं। हर दिशा से एक साथ भयानक दुष्ट ऊर्जा के विस्फोट उठने लगते हैं। बड़े स्तर का स्पिरिट हमला आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। खून जैसी लाल चांदनी और गहरी हो जाती है, जैसे आसमान खुद खून बहाने वाला हो। शहर के आसमान में सैकड़ों नहीं, हजारों काले साए दिखाई देने लगते हैं और उनमें से एक इतना भयानक दबाव छोड़ रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। डेमन गॉड रैंक प्रेशर। उसके पूरे शरीर पर काली बिजली लिपटी हुई है और उसकी हर सांस के साथ नीचे जमीन कांप रही है। शहर के हर जिले में मौजूद ताकतवर क्लैंस अपना सबसे ऊंचा कॉम्बैट अलर्ट एक्टिवेट कर देते हैं। असली तबाही अब शुरू होने वाली थी। शहर के हर कोने में अब वेकेंट एनर्जी की चमक उठती है, लेकिन जल्दी ही अंधेरा उन्हें निगल जाता है। डेमन गॉड रैंक वाला स्पिरिट शायद कुछ देर पहले मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को कई ब्लॉक्स दूर से महसूस कर चुका है। उसकी विनाश की भूखी नज़र सीधे मुझ पर टिक जाती है। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। मेरे अंदर दौड़ता ब्लेजोनर्न खून उबलने लगता है। अब यह शिकार थोड़ा मज़ेदार होगा। मैं मार्कस और सेरेना को वहीं छोड़ देता हूँ और एक सुनहरी रोशनी की बिजली की तरह आसमान की तरफ उड़ जाता हूँ, सीधे डेमन गॉड स्पिरिट की तरफ। पूरा आसमान एक पल में दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ नीले सुनहरे शोलों की आग, दूसरी तरफ काली बिजली। मैं अपना दाहिना मुक्का कसकर बंद करता हूँ। यानजिन की दुनिया गढ़ने वाली शक्ति और ब्लेजगोर की युद्ध प्रवृत्ति एकदम परफेक्ट तरीके से मिल जाती है। एक सीधा साधारण सा मुक्का, लेकिन वो मुक्का सीधे डेमन गॉड स्पिरिट की बिजली वाली सुरक्षा को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। पूरा शहर एक भयानक धमाके की आवाज़ से गूंज उठता है। वो डेमन गॉड स्पिरिट जो पूरे शहर के एक हिस्से को मिटा सकता था, एक ही मुक्के से सैकड़ों मीटर दूर उड़ जाता है। वो गुस्से में दहाड़ता है और तेज नुकीले हड्डियों के भाले मेरी तरफ फेंकता है। मैं आराम से गोल्डन ड्रैगन तलवार निकालता हूँ। एक वार, सैकड़ों मीटर लंबी सुनहरी तलवार की ऊर्जा रात के आसमान को चीर देती है और उसके साथ एक ऊंची ड्रैगन की गर्जना गूंजती है। वो वार सीधे डेमन गॉड स्पिरिट के आधे शरीर को काट देता है। एक साफ निर्दयी वार। काला खून तेज बारिश की तरह नीचे गिरने लगता है। अब पहली बार डेमन गॉड स्पिरिट को डर महसूस होता है। वो तुरंत अंतरिक्ष में दरार खोलता है और पीछे देखे बिना भाग जाता है। मैं हवा में स्थिर खड़ा रहता हूँ, जैसे कोई अजय युद्ध सम्राट। इस लड़ाई ने पूरे शहर को हिला दिया। जो भी क्लैंस अभी तक किसी तरह शहर बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। कुछ ही समय में हर बड़े क्लैन के दूत मेरे पास आने लगते हैं। उनका व्यवहार बेहद सम्मान से भरा हुआ है। वे मुझे अविश्वसनीय ऑफर देते हैं। हर कोई बस एक ही चीज़ चाहता है, मैं उनके क्लैन में शामिल हो जाऊं और उन्हें अपनी ताकत का संरक्षण दूं। उसी समय सेरेना रेंगते हुए मेरे पैरों तक पहुंचती है। वो रो रही है, एकदम बेचारी बनने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों से मेरा पैर पकड़ लेती है। ईथन, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधी थी। प्लीज़ मुझे एक और मौका दो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैं बिना कुछ बोले अपना पैर पीछे खींच लेता हूँ। मेरी आंखों में ज़रा भी गर्माहट नहीं है। मुझसे दूर रहो।
सिर्फ एक शब्द सुनकर ही सेरेना ज़मीन पर गिर जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। वो दोबारा कोशिश नहीं करती। मैं सामने खड़े क्लैन के दूतों को देखता हूँ। कुछ समय पहले तक हर कोई खुद को सबसे बड़ा समझता था, लेकिन अब सबकी नज़र में ताकत का असली मतलब बदल चुका था। उन्होंने इस नई दुनिया में अब तक अपनी ताकत का रौब दिखाते हुए आम लोगों की जिंदगी को अपनी मुट्ठी में रखा था, और अब वही लोग मेरे सामने पालतू कुत्तों की तरह चापलूसी करते खड़े हैं। ड्रैगन सिटी के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मालिक शाओ क्लैन का दूत सबसे पहले आगे आता है। वो एक डिब्बा आगे बढ़ाता है जो हाई रैंक स्पिरिट कोर्स से भरा हुआ है। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान है। मिस्टर कोल, अगर आप शाओ क्लैन ज्वाइन करते हैं तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का आधा कंट्रोल आपका होगा। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के चू क्लैन का प्रतिनिधि पीछे क्यों रहता? वो शाओ के दूत को धक्का देकर खुद आगे आ जाता है। चू क्लैन आपको अपना ग्रैंड एल्डर बनाना चाहता है। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं सब आपके लिए होंगे। लारा चुपचाप मेरे पीछे खड़ी है और देख रही है कि कैसे ये कभी अछूत समझे जाने वाले लोग अब सिर झुका रहे हैं। मैं उनकी किसी भी तथाकथित दौलत या खजाने की तरफ देखता तक नहीं। मुझे तुम्हारे किसी भी क्लैन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दोबारा परेशान मत करना। इतना कहकर मैं लारा के साथ वहां से मुड़कर चल देता हूँ। शाओ क्लैन के दूत का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। वो हमेशा से दूसरों पर हुकूमत करने का आदी रहा है। किसी ने कभी उसे ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया। कोल, मुश्किल रास्ता मत चुनो। एक स्पिरिट को भगा देने का मतलब ये नहीं कि तुम ड्रैगन सिटी में मनमर्जी कर सकते हो। शाओ क्लैन के पास 3 लेजेंडरी रैंक एल्डर्स हैं। अगर तुम हमारे दुश्मन बने तो इस शहर में तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैं रुक जाता हूँ, हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखता हूँ। तुम मुझे धमका रहे हो? वो मेरी बात को डर समझ लेता है और फिर से अकड़ में आ जाता है। मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। अभी पीछे हट जाओ, मेरे साथ शाओ क्लैन चलो। मैं तुम्हारे लिए हमारे एल्डर्स से अच्छी बात कर दूंगा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। सिर्फ एक ख्याल के साथ एक अदृश्य ताकत सीधे उसके सीने पर पड़ती है। वो ऐसे पीछे उड़ता है जैसे डोर कटी पतंग और एक टूटी हुई इमारत के ढांचे में जा टकराता है। बाकी सारे दूत एक साथ घबराकर पीछे हट जाते हैं। मैं धीरे धीरे उसके पास चलता हूँ जहाँ वो ज़मीन पर पड़ा है। मैं ऊपर से उसे देखता हूँ। जाकर अपने उन तथाकथित लेजेंडरी एल्डर्स से कह देना, अगर मुझे ज़्यादा मजबूर किया तो मैं पूरे शाओ क्लैन को इस दुनिया से मिटाने में ज़रा भी नहीं हिचकूंगा। आसपास खड़ा कोई भी इंसान सांस लेने की हिम्मत तक नहीं करता। सब खामोशी से देखते रहते हैं जब मैं लर्रा के साथ बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं और लर्रा ड्रैगन सिटी के खंडहरों में घूमते रहते हैं, लगातार स्पिरिट्स का शिकार करते हुए। हर लड़ाई के साथ मेरे अंदर की चारों दिव्य शक्तियों पर मेरा नियंत्रण और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा परफेक्ट होता जा रहा है। मुझे पता चलता है कि जब भी मैं किसी हाई रैंक स्पिरिट को हराता हूँ तो उसके पीछे बची हुई ऊर्जा को मैं अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये ऊर्जा मेरे सोल सी के अंदर गहराई में मौजूद केओस स्फीयर को पोषण देती है और उसे और मजबूत बनाती है। मेरी मदद से लड़ा की एंजल टाइप एबिलिटी भी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है और आखिरकार एपिक रैंक तक पहुंच जाती है। उसकी हीलिंग पावर्स और लाइट बेस्ड टेक्निक्स अब लड़ाई में ज़बरदस्त सपोर्ट देने लगती हैं। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर टिकता नहीं। जियाओ क्लैन इस बेइज्जती को आसानी से नहीं भूल सकता। पूरे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरे ऊपर बाउंटी फैला दी जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने साफ इनाम भी रख दिया। जो कोई मेरी लोकेशन बताएगा उसे मिलेंगे 10 हाई रैंक स्पिरिट कोर्स। इस दुनिया में जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, 10 हाई रैंक स्पिरिट कोर्स किसी को भी हद से आगे जाने पर मजबूर कर सकते हैं। हम अभी एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल से स्पिरिट्स का एक पूरा नेस्ट साफ करके निकले ही थे, तभी अचानक पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है। एक पल में ही हमारे आसपास की हवा खींच ली जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई भारी दबाव हमें जकड़ रहा हो। हम बाहर निकलने की कोशिश करते ही हैं कि आसमान से एक काली बैरियर गिरती है जो पूरे इलाके को पूरी तरह सील कर देती है। हमारे पैरों के नीचे एक विशाल और बेहद प्राचीन फॉर्मेशन अरे उभरने लगता है। मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ता हूँ। मुझे साफ महसूस हो रहा है इसमें ज़बरदस्त सप्रेशन है जो अंदर फंसे हर जीव की ऊर्जा को धीरे धीरे खींच रहा है। लड़ा की आवाज़ आती है। ये जियाओ क्लैन का 9 एबिस सोल लॉक फॉर्मेशन है। कहते हैं इसमें लेजेंडरी रैंक के फाइटर्स भी फंस जाएं तो उनकी ताकत पूरी तरह निछुड़ जाती है। तभी बैरियर के बाहर से घमंडी हंसी गूंजती है। जियाओ क्लैन का ग्रैंड एल्डर सामने आता है। उसके साथ दर्जनों एलीट फाइटर्स खड़े हैं। उसकी नज़र मुझ पर टिक जाती है। आंखों में साफ लालच झलक रहा है। कोल, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारा घमंड हद से ज़्यादा है। ये 9 एबिस सोल लॉक फॉर्मेशन हमारे एंसेस्टर्स ने भारी कीमत चुकाकर बनाया था। एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन है। आज तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप अपनी पावर इनहेरिटेंस सौंप दो, मैं तुम पर रहम कर दूंगा। मैं आसपास खड़े जियाओ क्लैन के लोगों के चेहरे देखता हूँ। होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। तो ऐसे काम करते हैं ये बड़े क्लैन, सामने से कुछ और पीछे से गंदे खेल। ग्रैंड एल्डर ठंडी हंसी हंसता है। जीतने वाले ही नियम बनाते हैं। इस दुनिया में ताकत ही एकमात्र सच्चाई है जो आखिर तक टिकती है। जिस दिन तुम्हारे पास विरोध करने की ताकत नहीं रहेगी, उस दिन मैं तुम्हारी उस एंगल टाइप लड़की को ले जाऊंगा और उसका अपने काम में इस्तेमाल करूंगा। अब बातें खत्म। मेरे अंदर का ब्लेजॉन ब्लड लाइन तुरंत भड़क उठता है। नीले सुनहरे चमकदार आग के शोले ज्वालामुखी की तरह ऊपर फट पड़ते हैं। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा निकलती है कि मेरे पैरों के नीचे बना फॉर्मेशन दबाव से कराहने लगता है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं।
जियान क्लैन के ग्रैंड एल्डर का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह घबराकर फॉर्मेशन में और ज़्यादा शक्ति डालने लगता है ताकि मुझे दबा सके। लेकिन उसी समय युएनजून की क्रिएशन लाइट मेरे पूरे शरीर पर चमक उठती है। वो वर्ल्ड फॉर्जिंग शक्ति फॉर्मेशन की बंदिशों को ऐसे नज़रअंदाज कर देती है जैसे वो वहाँ हों ही नहीं। मैं गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड बुलाता हूँ। तलवार के चारों ओर विनाश की काली बिजली लिपट जाती है। ब्रेक। मैं एक ही वार में तलवार नीचे लाता हूँ। ड्रैगन की गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट साथ लेकर निकली भयानक सोर्ड एनर्जी की लहर सीधे स्पेस को चीर देती है। वो फॉर्मेशन जिसके बारे में कहा जाता था कि लेजेंडरी रैंक फाइटर्स को भी कैद कर सकता है, गीले कागज़ की तरह टूट जाता है। काली बैरियर भी एक पल में बिखर जाती है। जोरदार बैकलैश से जियान क्लैन के एलीट वॉरियर्स चारों तरफ उड़ जाते हैं। ग्रैंड एल्डर जमीन पर जोर से गिरता है। उसकी आंखों में अविश्वास और डर साफ दिख रहा है। असंभव, तुम आखिर किस स्तर के अस्तित्व हो? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। मेरे हाथ में गोल्डन ड्रैगन ब्लेड बर्फ जैसी ठंडी जानलेवा रोशनी छोड़ रही है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर मुझे ज़्यादा मजबूर किया तो जियान क्लैन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वह डरकर पीछे हटता है और अपनी स्टेलर एबिलिटी से पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं सीधे उसके कोर मेरिडियन पर लात मारता हूँ और उसे पूरी तरह तोड़ देता हूँ। अब उसका सब खत्म हो चुका है। मैं फैसला करता हूँ कि सीधे जियान क्लैन के मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमला करूंगा और इस खतरे को जड़ से खत्म कर दूंगा। लिरा फ्रॉस्ट मेरे पीछे पीछे चलती है। उसकी आंखों में ज़रा सा भी डर नहीं, सिर्फ मुझ पर पूरा भरोसा। हम भागते हुए बचे जियान क्लैन के लोगों के निशान का पीछा करते हुए ईस्टर्न वार्ड के बीचों बीच पहुंचते हैं। ये जगह पहले एक बेहद आलीशान प्राइवेट एस्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब जियान क्लैन ने इसे एक मजबूत किले में बदल दिया था। एस्टेट की दीवारों पर स्टेलर एबिलिटी डिफेंस टावर्स लगे थे, लेकिन मेरी गोल्डन ड्रैगन ब्लेड के सामने वो सब बेकार थे। मैं उनकी पूरी डिफेंस लाइन ऐसे तोड़ देता हूँ जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। जो गार्ड्स पहले घमंडी थे अब मेरी ऑरा के नीचे कांप रहे थे। मैं एस्टेट की मेन बिल्डिंग के दरवाजे को लात मारकर खोलता हूँ। अंदर अजीब सा सन्नाटा था, पूरा हॉल खाली, लेकिन हवा में एक खतरनाक दबाव भरी अंधेरी मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं उसी अंधेरी मौजूदगी का पीछा करता हुआ एक छुपे हुए लोहे के दरवाजे तक पहुंचता हूं जो नीचे अंडरग्राउंड जा रहा था। एक वार में मैं उसे 2 टुकड़ों में काट देता हूं। मेरे सामने एक विशाल अंडरग्राउंड प्लाजा फैल जाता है। उसके बीचों बीच जमीन पर एक बेहद डरावना काला टोटम बना हुआ था। उसी वक्त मैं देखता हूँ जियान क्लैन का पैट्रियार्क उस टोटम के बीच खड़ा है। उसका शरीर जबरदस्ती एक भयानक एपिक रैंक रेत के साथ मर्ज हो रहा था और उसके चारों तरफ ऊर्जा का पागल भंवर घूम रहा था। आसपास की सारी स्टेलर एनर्जी वह निगलकर अपनी बना रहा था। पेट्रियार्क का शरीर पहचान में नहीं आ रहा था। काले आर्मर्ड स्केल्स पूरे शरीर पर उग आए थे। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो चुका था। उसके हाथ में प्योर डार्क एनर्जी से बनी एक भयानक विशाल तलवार थी। फ्यूजन पूरा होते ही उसकी लाल आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। इथन कोल, ये सब तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने इस रेत की कोर एसेंस को जबरदस्ती अब्जॉर्ब किया है। अब मैं लेजेंडरी रैंक की सीमा तोड़ चुका हूँ। हाफ स्टेप मिथिक के दरवाजे पर पहुंच चुका हूँ। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे लोहे पर लोहा रगड़ा जा रहा हो, पूरी तरह पागलपन से भरी हुई। अगले ही पल वह ज़मीन से विस्फोट की तरह उछलता है। उसका विशाल शरीर नामुमकिन रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ता है। विशाल तलवार हवा को चीरती हुई चीखती है और सीधे मेरे ऊपर गिरती है। मैं ठंडी सी हंसी छोड़ता हूँ और बिना ज़रा भी डरे सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ। उसी पल मेरे पूरे शरीर पर प्राइमोडियल सॉवरेन का गोल्डन बैटल आर्मर प्रकट हो जाता है, जो सर्वोच्च और अडिग शक्ति से चमक रहा था। वो विशाल तलवार मेरे आर्मर पर जोर से टकराती है और चारों तरफ चिंगारियां फूट पड़ती हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं हिलता। प्राइमोडियल सॉवरेन की दी हुई फिजिकल डिफेंस बिल्कुल अटूट है। पेट्रियार्च की आंखों में अविश्वास चमक जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पूरा दम लगाकर किया गया वार भी मेरी डिफेंस नहीं तोड़ पाएगा। अब मेरी बारी। मैं सेक्रेड फ्लेम वॉरियर की सारी ऊर्जा अपने दाहिने मुक्के में इकट्ठा करता हूँ। दबाव से हवा मुड़ने लगती है और जोरदार सोनिक बूम के साथ फट पड़ती है। मैं पूरा जोर लगाकर उसका डिफेंसिव शील्ड तोड़ने के लिए मुक्का मारता हूँ। एक तेज दरार की आवाज़ आती है और उसका आयरन क्लैड शील्ड मेरे वार की ताकत से टूट जाता है। वह दर्द से चिल्लाता है और उसका विशाल शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। मैं उसे संभलने का मौका नहीं देता। मैं अपने सोल रियलम की गहराई से वॉइड स्पीयर बुलाता हूँ। भाले की नोक पर गहरा बैंगनी प्रकाश नाच रहा था। ये डिवाइन वेपन पूर्ण विनाश की इच्छा से बना था और उसके जैसे आधे इंसान आधे रेत राक्षस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैं एक पल में गायब होता हूँ और उसके ठीक ऊपर प्रकट हो जाता हूँ। वॉइड स्पीयर काली बिजली बनकर सीधे उसके एनर्जी कोर के आर पार घुस जाता है। डार्क वायलेट विनाश की शक्ति उसके शरीर के अंदर ही विस्फोट कर जाती है। उसके अंदर मौजूद एपिक रैंक रेत की बची हुई चेतना एक आखिरी दर्द भरी चीख निकालती है और पूरी तरह मिट जाती है। पैट्रियार्क का विशाल शरीर फटे गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाता है। उसकी सारी ताकत निकल जाती है और वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। ईस्टर्न वार्ड के अजेय शासक जीन क्लैन का अंत मेरे हाथों हो जाता है। मैं वॉइड स्पीयर वापस रखता हूँ और अपने अंदर उफनती ऊर्जा को शांत करता हूँ। मैं जैसे ही लारास्ट के साथ जीन क्लैन का ट्रेजरी लूटने जाने वाला था, तभी अंडरग्राउंड प्लाजा के अंधेरे कोनों से ताली बजने की साफ स्थिर आवाज़ सुनाई देती है। अंधेरे से एक रहस्यमयी शख्स धीरे धीरे बाहर आता है। उसने गोल्डन क्लोक पहना हुआ था
उसकी मौजूदगी उस राक्षस से भी ज्यादा गहरी और समझ से परे लग रही थी जिसे मैंने अभी मारा था। वह दुश्मनी नहीं दिखाता, बल्कि दिलचस्पी से मुझे देखता है। मैग्निफिसेंट, सच में शानदार। सोचना भी मुश्किल है कि तुम्हारे जैसा नियम तोड़ने वाला अस्तित्व ड्रेवन सिटी जैसी पिछड़ी जगह पर पैदा हो सकता है। मैं गोल्डन ड्रैगन ब्लेड को कसकर पकड़ता हूँ और उसे ठंडी नज़र से देखता हूँ। तुम हो कौन? वह हल्का सा मुस्कुराता है और अपना हुड हटाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी, लगभग अलौकिक सुंदरता थी। उसके माथे पर एक हल्का सुनहरा निशान चमक रहा था, जिसमें पवित्र लेकिन डरावनी ऊर्जा धड़क रही थी। तुम मुझे नेक्सस इन्वॉय कह सकते हो। मैं इस शहर के बाहर कोर रीजन से आया हूँ, जिसे तुम लोग नेक्सस कहते हो। नेक्सस, मैंने ये नाम पहली बार सुना था। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैं बहुत जल्दी मर गया था। उस समय मैंने सबसे ऊंचा स्तर सिर्फ मार्कस वेल जैसे अवेकेंड लोगों का ही देखा था। नेक्सस इन्वॉय मेरी उलझन समझ जाता है और आगे बोलता है, इस दुनिया पर जो कैलेमिटी आई है वो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल है। ब्लड मून का उतरना कोई हादसा नहीं था, वो एक हायर डिमेंशनल लॉ का रीशेपिंग था। जीन क्लैन जैसे लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, वो हमेशा कुएं के मेंढक ही रहेंगे। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी ताकत ने नेक्सस का ध्यान खींच लिया है। मैं यहाँ तुम्हें सच में शक्तिशाली लोगों के लायक एक ट्रायल के लिए इन्वाइट करने आया हूँ। मैं उसे बेपरवाही से देखता हूँ। उसके ऑफर से मुझे ज़रा भी उत्साह नहीं होता। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ अपने हाथ की तलवार पर। तुम्हारा ट्रायल मुझे दिलचस्प नहीं लगता। नेक्सस इन्वॉय नाराज़ नहीं होता। उसकी मुस्कान और भी रहस्यमयी हो जाती है। तुम्हें दिलचस्प लगेगा क्योंकि ये ट्रायल ब्लड मून के उतरने की असली वजह से जुड़ा है। और तुम्हारे पास खड़ी ये लड़की सेलेस्टियल विंग एबिलिटी वाली फाइनल रेलिक को अनलॉक करने के लिए ज़रूरी की एलिमेंट्स में से एक है। ये सुनकर LRA फ्रॉस्ट घबराकर एक कदम पीछे हटती है। उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। मैं हल्का सा भौहें चढ़ाता हूँ और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई इसे छू भी नहीं सकता। नेक्सस इन्वॉय सिर हिलाता है। उसका शरीर सुनहरी रोशनी के कणों में टूटकर हवा में गायब होने लगता है। सिर्फ उसकी आवाज़ अंडरग्राउंड प्लाजा में गूंजती रहती है। ईथन कोल, हम फिर मिलेंगे। जब अंतिम संकट आएगा, तुम खुद जवाब ढूंढते हुए नेक्सस तक आओगे। मैं कुछ देर उस जगह को देखता रहता हूँ जहाँ वह गायब हुआ था। मन में हल्का सा ख्याल आता है, ये अपोकलिप्टिक दुनिया मेरी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी है। लेकिन बाहर चाहे जितनी ताकतें छिपी हों, जो भी मेरे रास्ते में आएगा, इन 2 मुट्ठियों से कुचल दिया जाएगा। मैं लारास्ट की तरफ मुड़ता हूँ। वह डरी हुई है, लेकिन उसकी मुट्ठी अभी भी कसकर बंद है। डरो मत, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। मैं लारास्ट को साथ लेकर जीन क्लैन के अंडरग्राउंड वॉल्ट का भारी दरवाज़ा खोलता हूँ। लोहे के घिसने की तेज़ आवाज़ गूंजती है और वॉल्ट का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है। अंदर सोने चांदी या हीरे जवाहरात का ढेर नहीं था, जैसा मैं सोच रहा था। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में पुरानी दुनिया की करेंसी और मेटल्स की कोई कीमत नहीं रही थी। उनकी जगह अब स्पेशल क्रिस्टल डिस्प्ले केसेस की कतारें लगी थीं, जिनमें हर रंग में चमकते हाई ग्रेड स्पिरिट कोर्स रखे थे। ये सब जीन क्लैन ने सालों तक रेट्स और अवेकेंड लोगों को मारकर लूटा था। लाफ्रोस्ट उन स्पिरिट कोर्स को देखकर हैरान रह जाती है और मुंह पर हाथ रख लेती है। उसने शायद कभी इतने कल्चरेशन रिसोर्सेज एक साथ नहीं देखे थे, लेकिन मैं बस ठंडी नज़र से पूरे कमरे को देखता हूँ। मेरे वर्तमान लेवल पर ये साधारण हाई ग्रेड स्पिरिट कोर्स ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगे। मेरी नज़र वॉल्ट के सबसे पीछे एक अकेले पत्थर के प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकती है। उसके ऊपर हवा में एक फटा हुआ पार्चमेंट स्क्रोल तैर रहा था, जो डरावनी लाल रोशनी छोड़ रहा था। उसके आसपास की हवा लहराने और मुड़ने लगती है, जैसे स्पेस खुद उस स्क्रोल की ताकत से झुक रहा हो। मैं आगे बढ़ता हूँ और प्लेटफॉर्म के आसपास लगे डिफेंसिव सील्स को नज़रअंदाज कर देता हूँ। प्राइमोडियल सॉवरेन की फिजिकल पावर मुझे उस बैरियर से सीधा पार करवा देती है, जो एक एपिक रैंक अवेकेंड को भी खत्म कर सकता था। जैसे ही मैं स्क्रोल को हाथ में पकड़ता हूँ, मेरे दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारी भर जाती है। ये एक मैप था जो ड्रेवन सिटी के बाहर फैले एंडलेस विल्डरनेस के अंदर बहुत दूर किसी जगह की ओर इशारा कर रहा था। मैप के डेस्टिनेशन पर खून जैसा लाल स्कल बना था। उसके पास एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखा था, द सेक्रेड बेरियल फॉरबिडन जोन। मेरे होंठों पर हल्की भूखी मुस्कान आ जाती है। यही वो हंटिंग ग्राउंड है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ड्रेवन सिटी में लो लेवल क्लैंस और साधारण रेट्स को मारकर अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ ऐसी फॉरबिडन जोन जहाँ देवताओं तक को दफना दिया गया हो, वहीं मुझे मेरे लायक शिकार मिलेगा। मैं स्क्रोल रखकर एलारा फ्रॉस्ट के साथ वॉल्ट से निकलने ही वाला था कि अचानक पूरा अंडरग्राउंड जोर से हिलने लगता है। वॉल्ट के ऊपर की चट्टानें बड़े इलाके में टूट कर गिरने लगती हैं। जैसे ही हम एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, वॉल्ट के बीच की खाली जगह अचानक फट जाती है और वहाँ एक विशाल काला रिफ्ट खुल जाता है। उस रिफ्ट से एक वॉइड रिफ्ट व्रेथ अपना सिर बाहर निकालता है। उसके पूरे शरीर पर सफ़ेद हड्डियों जैसे नुकीले स्पाइक्स उगे हुए थे। उस व्रेथ से जो ऑरा निकल रहा था, वह एक साथ बेहद प्राचीन और बेहद जंगली था। उसकी खोखली आंखों के गड्ढों में सोल फायर नीली डरावनी रोशनी के साथ जल रही थी। उसके विशाल हड्डियों वाले पंजे वॉल्ट की स्टील की दीवारों को ऐसे चीर देते हैं जैसे वो कागज़ हों। लगता था उसे स्क्रोल की मौजूदगी का एहसास हो गया था और वो स्पेस को पार करके इसे लेने आ गया था। लारोस्ट तुरंत अपनी सेलेस्टियल विंग्स खोल देती है। उनकी पवित्र रोशनी उसके सामने एक बैरियर बना देती है, लेकिन वॉइड रिफ्ट रेत की भयानक ओरा के दबाव में उसकी रोशनी कांपने लगती है, जैसे किसी भी पल टूट जाएगी। मैं ठंडी आवाज़ में हंसता हूँ और LRA को पीछे खींच लेता हूँ। जब खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ ही गए हों, तो फॉरबिडन जॉन जाने से पहले वार्म अप के लिए तुम ठीक रहोगे।
मैं गोल्डन ड्रैगन ब्लेड नहीं निकालता, मैं बस अपना दाहिना मुक्का बंद करता हूँ। सेक्रेड फ्लेम वॉरियर की नीली सुनहरी ऊर्जा तुरंत पूरे अंडरग्राउंड वॉल्ट को तेज रोशनी से भर देती है। मैं दोनों पैरों से जोर लगाकर ऊपर हवा में उछलता हूँ, जैसे सोने की रोशनी की एक लकीर बन गई हो। वॉइड रिफ्ट रेथ अपना दांतों से भरा विशाल मुंह खोलता है और मुझे पूरा निगलने के लिए झपटता है। मैं प्राइमोर्डियल सॉवरेन की वर्ल्ड फॉर्जिंग पावर को एक ही मुक्के में इकट्ठा करता हूँ और सीधे उसके हड्डी वाले जबड़े पर मारता हूँ। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज़ गूंजती है। वो वॉइड बोन्स जिन्हें अटूट माना जाता था मेरे मुक्के से टूटकर बिखर जाते हैं। व्रेथ एक तेज दर्द भरी चीख निकालता है और उसका विशाल शरीर मेरे वार की ताकत से वापस स्पेशल रिफ्ट के अंदर धकेल दिया जाता है। मैं उसे भागने का मौका नहीं देता। मैं अपने दोनों हाथ आपस में टकराता हूँ और अपनी छाती के सामने एक स्टेलर एनर्जी ब्लास्ट बनाता हूँ, जिसमें विनाश की भयानक शक्ति धड़क रही थी। खत्म हो जाओ पूरी तरह। एक विशाल नीली रोशनी का स्तंभ सीधे स्पेशल रिफ्ट के अंदर चला जाता है। रिफ्ट के अंदर गहराई से एक दबा हुआ विस्फोट सुनाई देता है और फिर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। मैं अपनी ऊर्जा वापस खींचता हूँ और स्पेशल रिफ्ट को धीरे धीरे बंद होते देखता हूँ। वो तो बस सेक्रेड बेरियल फॉरबिडन जोन का एक गार्ड डॉग था जो भटक कर यहाँ आ गया था। मैं लैरोस्ट की तरफ मुड़ता हूँ। तैयार हो जाओ, हम ड्रेवन सिटी छोड़ रहे हैं। लैरोस्ट एक पल भी नहीं सोचती, वह मजबूती से सिर हिलाती है। जब तक मैं आपके साथ रह सकती हूँ मैं कहीं भी चलूंगी। हम जीन क्लैन की एस्टेट, जो अब मलबे में बदल चुकी थी, पीछे छोड़कर निकल जाते हैं। ड्रेवन सिटी के दूसरे क्लैंस जो हमें दूर से देख रहे थे, मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और सीधे सेक्रेड बेरियल फॉरबिडन जोन की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकल जाता हूँ। सिटी के सेफ जोन के बाहर की वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा डरावनी थी। विशाल काले जंगल सड़ांत की बदबू छोड़ रहे थे। आसमान में म्यूटेटेड बर्ड्स के बड़े बड़े झुंड घूम रहे थे। उनकी लाल आंखें हमें घुसपैठियों की तरह देख रही थीं, लेकिन जैसे ही वो पास आने की कोशिश करते, मेरे ड्रैकोनिक सोवेरेन ऑनरा से उनके अंदरूनी अंग फट जाते और वो नीचे गिर जाते। हम 3 पूरे दिन जंगलों और वेस्टलैंड से गुजरते रहते हैं। रास्ते में जितने हाई लेवल म्यूटेंट्स और भटकते रेट्स मेरे हाथों मरते हैं, उनकी गिनती भी नहीं। हर किल के साथ मेरे सोल रेल्म में मौजूद वॉइड स्पीयर और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। चौथे दिन शाम के समय हम एक विशाल कैनियन के किनारे पहुंचते हैं, जो गाड़ी खून जैसी लाल धुंध से ढका हुआ था। यहाँ ग्रेविटी बाहर की दुनिया से 10 गुना ज़्यादा थी। हमारे आसपास की हर चट्टान गहरे लाल रंग में चमक रही थी। मैप पर बना निशान कंफर्म करता है यही सेक्रेड ब्यूरल फोरबिडन जोन का एंट्रेंस है। जैसे ही हम कैनियन के अंदर कदम रखते हैं, हमारे नीचे की गहरी लाल जमीन अचानक बड़े इलाके में धंस जाती है। हमारे सामने एक बेहद विशाल और अनगिनत गहराई वाला प्राचीन अंडरग्राउंड बैटलफील्ड खुल जाता है। अचानक अंधेरे में कुछ हिलता है। एक आसमान जितना विशाल प्राचीन ड्रैगन अपनी नींद से जागता है और उसकी गर्जना से पूरा आकाश फटने लगता है। वो प्राचीन ड्रैगन इतना विशाल था कि उसका कंकाल लगभग पूरी अंडरग्राउंड गुफा की छत को भर रहा था। उसके शरीर की हर हड्डी पर प्राचीन खतरनाक कर्स रून्स खुदे हुए थे। जैसे ही वो जागता है, सेक्रेड बेरियल फॉरबिडन जोन की सारी खून जैसी लाल धुंध उसकी तरफ खींचने लगती है। उससे निकलने वाला दबाव इतना भारी था कि वो अब तक मिले किसी भी रैत से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इस भयानक दबाव में लारा फ्रोस्ट का चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है। उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। मैं तुरंत सेक्रेड फ्लेम वॉरियर की ऊर्जा की एक परत उसके चारों तरफ लपेट देता हूँ, जिससे वो उस एंशिएंट ड्रैगन की क्रशिंग ऑरा से बच जाती है। ये साफ था, जब ये जिंदा था तब ये एक मिथिक रैंक का अस्तित्व रहा होगा, और अब सिर्फ कंकाल बनने के बाद भी इसके अंदर खतरनाक कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स बाकी हैं। उसकी आंखों में खून जैसी लाल आग जलती है और वो पूरी तरह हम पर टिक जाती हैं, जैसे गुस्से में हो कि 2 छोटे से जीव उसकी नींद तोड़ने की हिम्मत कैसे कर गए। अगले ही पल उसकी विशाल हड्डियों वाली पूंछ आसमान को चीरती हुई हमारी तरफ झपटती है। उसके वार की ताकत से हवा चीख उठती है और एक जोरदार सोनिक बूम पैदा होता है। मैं तुरंत एलारा फ्रॉस्ट को एक सुरक्षित कोने में धकेल देता हूँ। मेरे अंदर जरा सा भी डर नहीं था, सिर्फ भयंकर लड़ाई की भूख जल रही थी। बिल्कुल सही टाइमिंग। फ्यूजन के बाद अपनी पूरी ताकत तुम पर ही आजमाता हूँ। मेरे माथे से तुरंत गोल्डन ड्रैगन के सींग निकल आते हैं। पूरे शरीर पर लोहे जैसे मजबूत सुनहरे ड्रैगन स्केल्स फैल जाते हैं। मैं बचने की कोशिश नहीं करता, सीधे उस विशाल पूंछ की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। मैं दोनों हाथ आगे बढ़ाकर प्राइमोर्डियल सॉवरेन की सुप्रीम वर्ल्ड क्रिएटिंग पावर को अनलीश करता हूँ और उस स्वीपिंग बोन टेल को नंगे हाथों से पकड़ लेता हूँ। इतना ताकतवर वार जो पूरे पहाड़ों की श्रृंखला को मिटा सकता था, उसकी टक्कर से जो जबरदस्त झटका लगता है, उससे मेरे पैरों के नीचे की जमीन तुरंत धंसकर एक गहरा क्रेटर बना देती है। फिर भी मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ जैसे जमीन में जड़ें जम गई हों। एक कदम भी पीछे नहीं हटता। प्राचीन ड्रैगन को शायद सच में उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उसे रॉ पावर में टक्कर दे सकता है। वो गुस्से में जोर से चीखता है, अपना विशाल मुंह खोलता है और दुनिया को तबाह कर देने वाली काली ड्रैगन ब्रेथ बाहर फेंकता है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मेरे अंदर का एबिसल ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह फट पड़ता है और एक ड्रैगन जैसी ऑनरा आसमान की ओर उठती है, इतनी शुद्ध और इतनी सर्वोच्च कि खुद एंशिएंट ड्रैगन की ऑनरा से भी ज्यादा ताकतवर। मेरा दाहिना हाथ खाली हवा में आगे बढ़ता है और तुरंत गोल्डन ड्रैगन ब्लेड प्रकट हो जाती है, जिसमें एब्सोल्यूट सॉवरेन की शक्ति चमक रही थी।
ये डिवाइन सोर्ड सभी ड्रैगन्स के एंसेस्टर का प्रतीक। इस तलवार को देखकर एंशिएंट ड्रैगन भी अनजाने में कांप जाता है। उसकी काली ड्रैगन ब्रेथ गोल्डन ड्रैगन ब्लेड की सोर्ड ऑरा से टकराती है और धूप में बर्फ की तरह तुरंत गायब हो जाती है। मैं गायब हो जाता हूँ और गोल्डन लाइटनिंग बनकर फिर से ऊपर आसमान में प्रकट होता हूँ। ड्रैगन ब्रेथ को चीरते हुए ऊपर जाता हूँ। मेरे हाथ में गोल्डन ड्रैगन ब्लेड तेज चमक रही थी। गिर जाओ। मैं तलवार नीचे लाता हूँ। वर्ल्ड स्प्लिटिंग सोर्ड ओरा सीधे एंशिएंट ड्रैगन की खोपड़ी में धंस जाती है। जो खोपड़ी अटूट मानी जाती थी वो नरम मिट्टी की तरह साफ 2 हिस्सों में कट जाती है। उसकी आंखों में जल रही खून जैसी लाल आग जोर से भड़कती है, फिर झिलमिलाती है और हमेशा के लिए बुझ जाती है। उसका विशाल शरीर सारी ताकत खो देता है और जोरदार धमाके के साथ अंडरग्राउंड बैटलफील्ड पर गिरता है। धूल का बड़ा तूफान उठता है। मैं शांति से उसके अवशेषों पर उतरता हूँ और अपनी तलवार की नोक से उसकी हड्डियों के अंदर से एक मुट्ठी के आकार का कोर निकालता हूँ जो डेथ एनर्जी और ड्रैकोनिक पावर से भरा हुआ था। इस कोर की ऊर्जा मेरे फिजिकल बॉडी को एक और लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी थी। मैं कोर रख लेता हूँ और लारा फ्रोस्ट के साथ बैटलफील्ड के और अंदर की तरफ बढ़ता हूँ। रास्ते में अनगिनत टूटे हुए एंशिएंट वेपन्स और विशाल कंकाल पड़े थे। बैटलफील्ड के किनारे पर हमें एक एंशिएंट ऑल्टर मिलता है। ऑल्टर के बीच में एक नरम सफ़ेद रोशनी वाला स्फीयर हवा में तैर रहा था। उसके अंदर की शुद्ध ऊर्जा लारा फ्रोस्ट की सेलेस्टियल विंग एबिलिटी से जोरदार रेजोनेंस कर रही थी। लारा फ्रोस्ट उस स्फीयर को देखती है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। मुझे महसूस हो रहा है अगर मैं इस स्फीयर को अब्सॉर्ब कर लूँ तो मेरी एबिलिटी लेजेंडरी रैंक में ब्रेक थ्रू कर जाएगी। मैं सिर हिलाकर उसे इशारा करता हूँ, जाकर अब्सॉर्ब करो। जैसे ही लारा फ्रॉस्ट ऑल्टर की सीढ़ियों पर चढ़ती है और स्फीयर को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक आसमान फट जाता है और एक विशाल गोल्डन रिफ्ट खुल जाता है। उस रिफ्ट से सिल्वर आर्मर पहने कई लोग नीचे उतरते हैं। उनकी ऑरा बहुत गहरी और समझ से परे थी। कुछ ही पल में वो हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब नेक्सस एजुडिकेटर्स थे और हर एक के चेहरे पर जबरदस्त घमंड था। उनका चीफ एजुडिकेटर आगे बढ़ता है। उसके हाथ में पवित्र आग से जलती एक बड़ी तलवार थी। उसकी छाती पर बना गोल्डन इंसिग्निया तेज चमक रहा था, नेक्सस की एब्सोल्यूट अथॉरिटी का प्रतीक। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम सेलेस्टियल विंग एबिलिटी वाली लड़की, तुरंत स्फीयर अब्सॉर्ब करना बंद करो और हमारे साथ नेक्सस चलो, जहां तुम्हारा जजमेंट होगा। और तुम वेस्टलैंड के घटिया म्यूटेंट, अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और वो ड्रैगन कोर हमें सौंप दो जो तुमने अभी लिया है। मैं इन खुद को बहुत बड़ा समझने वाले बेवकूफ़ों को ऐसे देखता हूँ जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हूँ। मेरे चेहरे पर ठंडी निर्दयी मुस्कान आ जाती है। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में जहाँ ताकत ही सब कुछ है, कोई मुझे घुटनों पर बैठने को कह रहा है। लारा ऑल्टर पर खड़ी मुझे थोड़ी चिंता से देखती है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी दृढ़ थी। मैं हाथ हिलाकर उसे इशारा करता हूँ, स्फीयर एब्जॉर्ब करती रहो, इन छोटे मोटे लोगों की चिंता मत करो। चीफ एडजुडिकेटर देखता है कि मैं उसकी बात पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा हूँ और गुस्से से फट पड़ता है। घमंडी कीड़े, तुम नेक्सस की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो। उसके पीछे खड़े एडजुडिकेटर्स तुरंत सिल्वर लाइटनिंग की तरह बदलकर मेरी तरफ झपटते हैं, मुझे मारने के लिए। उनके हाथों में जलती हुई रोशनी की तलवारें बन गईं और वे मुझे टुकड़ों में काटने के लिए आगे बढ़े। मैंने तो गोल्डन ड्रैगन ब्लेड भी नहीं बुलाया, मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया। पवित्र अग्नि योद्धा की उग्र ऊर्जा मेरी हथेली में इकट्ठा होने लगी और सिमटकर एक बेहद घनी ऊर्जा की गेंद बन गई। मैंने बस कलाई को हल्का सा झटका दिया और उसे निर्णायकों की तरफ दुनिया खत्म कर देने वाली ताकत के साथ फेंक दिया। एक भयानक धमाके के साथ नेक्सस के वो तथाकथित एलीट योद्धा चीख भी नहीं पाए और वहीं के वहीं भस्म हो गए। शॉकवेव ने पूरे अंडरग्राउंड युद्ध क्षेत्र के मलबे को हवा में उछाल दिया। मुख्य निर्णायक के चेहरे पर जो घमंड था वह वहीं जम गया। उसकी जगह अब साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। असंभव, तुम तो बाहरी इलाके का एक लो लेवल अवेकंड हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मैं हवा में चलते हुए उसकी ओर बढ़ा, एक एक कदम सोच समझकर। मेरे हर कदम के साथ आदिम सम्राट की आभा का दबाव उस पर और भारी होता गया। तुम्हारी ये तथाकथित पूर्ण सत्ता असली पूर्ण शक्ति के सामने बिल्कुल बेकार है। मैंने 2 उंगलियां साथ लाईं और एक सुनहरी तलवार जैसी आभा छोड़ी जो सीधे उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। मुख्य निर्णायक की आंखें फैल गईं, उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह हवा से नीचे गिरकर जोर से जमीन पर जा गिरा। जिस चांदी के कवच पर उसे इतना घमंड था वह मेरी तलवार की आभा के सामने कागज की तरह बिखर गया। उसी समय वेदी पर लुरा फ्रॉस्ट का रूपांतरण पूरा हो गया। उसकी पीठ पर जो 2 जोड़ी पंख थे वे बढ़कर 4 हो गए और उनसे चकाचौंध कर देने वाली दिव्य रोशनी फैलने लगी। वह लेजेंडरी रैंक तक पहुंच चुकी थी और अब मिथिक की सीमा को छू रही थी। वह खुशी से भरी हुई उड़कर मेरे पास आई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसके नीचे का प्राचीन वेदी अचानक बिना किसी चेतावनी के ढह गया। एक विशाल काला शून्य भंवर पल भर में बना और हमें दोनों को जोर से खींचकर निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में किसी अज्ञात स्थान पर ले गया। हमारे आसपास की जगह बुरी तरह मुड़ने और टूटने लगी। भारहीनता का दबाव इतना भारी था कि मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने एबिसल ड्रैगन की सुनहरी सुरक्षा ढाल छोड़ दी और लेयर ऑफ फ्रॉस्ट को अपने पास सुरक्षित रखा। जैसे ही भारहीनता खत्म हुई हम एक ठंडे कठोर काले चौक पर आकर जोर से गिरे। यहाँ कोई आसमान नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधेरा था और चारों तरफ डरावने पत्थर के खंभे शून्य में ऊंचाई तक खड़े थे। हवा में मौत की गंध इतनी गहरी थी कि वह प्राचीन ड्रैगन से भी 100 गुना ज्यादा भयावह लग रही थी।
चौक के बिल्कुल बीच में अनगिनत इंसानी खोपड़ियों से बना एक विशाल सिंहासन खड़ा था। उस सिंहासन पर काले चोगे में पूरी तरह ढका एक व्यक्ति बैठा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा दिखाई दिया, आधा फरिश्ता आधा राक्षस। वह दृश्य किसी डरावनी दंतकथा जैसा भयानक था। ये एक पतित देवता था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे अनादिकाल से स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। उसकी खून जैसी लाल दानवी आंख सीधे लारा फ्रॉस्ट पर टिक गई। वह अपनी जीभ होंठों पर फेरते हुए घृणित भूख से बोला, इतनी शुद्ध प्रकाश शक्ति, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा और इस श्रापित मोहर को तोड़कर फिर से ऊपर की दुनिया में लौट जाऊंगा। पतित देवता अचानक खड़ा हो गया। एक भयानक आभा जो खुद स्वर्ग को भी कुचल सकती थी पल भर में पूरे चौक में फैल गई। लारा फ्रॉस्ट की नई नई लेजेंडरी रैंक की आभा उस दिव्य दबाव के नीचे पूरी तरह दब गई। उसके 4 जोड़ी चमकते पंखों की रोशनी लगभग बुझने लगी। उसके लिए सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। मैंने ठंडी आवाज में हंसी छोड़ी और सीधे लारा के सामने आकर खड़ा हो गया, पूरे दिव्य दबाव को खुद पर लेते हुए। अगर उसे छूना है तो पहले मेरी तलवार से पूछ लेना। मैंने अपनी पीठ के पीछे गोल्डन ड्रैगन ब्लेड बुला लिया। तलवार तुरंत इन्फर्नल सम्राट की गहरे बैंगनी विनाशकारी बिजली से लिपट गई। पतित देवता हंसा, मूर्ख इंसान, क्या सच में तुम्हें लगता है कि कुछ हाई लेवल क्षमताएं सीखकर तुम एक असली देवता का मुकाबला कर सकते हो? उसने अपने गिरे हुए काले पंख जोर से फैलाए। काले पंखों का तूफान, जिनमें हर एक भाले जितना घातक था, हर दिशा से मेरी तरफ बरसने लगा। हर पंख में इतनी ताकत थी कि वह सीधे किसी लेजेंडरी रैंक अवेकेंट को भेद सकता था। मैं पीछे नहीं हटा। मेरे अंदर पवित्र अग्नि योद्धा की रक्तरेखा अपनी चरम सीमा तक उबलने लगी। सुनहरी नीली ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह आसमान की ओर फूट पड़ी और मेरे शरीर के चारों ओर पूर्ण रक्षा की परत बना ली। काले पंख मेरी ऊर्जा ढाल से टकराए और लगातार विस्फोट होने लगे। फिर भी वे मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। मैंने अपने दाहिने पैर से जोर लगाया और गायब हो गया और एक चमक के साथ सीधे पतित देवता के ऊपर प्रकट हुआ। घुटनों पर मैंने अपना पैर उसके सिर पर दे मारा और उस वार में आदिम सम्राट की दुनिया गढ़ने वाली पूरी शक्ति डाल दी। पतित देवता के चेहरे पर सदमा छा गया। वह मुश्किल से अपनी विशाल काली दरांती उठाकर वार रोक पाया और जोरदार धातु टूटने की आवाज गूंज उठी। उसकी तथाकथित अटूट दिव्य स्तर की दरांती मेरी एक किक से 2 टुकड़ों में टूट गई। भयानक ताकत उसके हाथों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई और उसे नीचे चट्टानों की गहराई में धंसा दिया। पूरा चौक जोर जोर से हिलने लगा और चारों तरफ खड़े विशाल पत्थर के स्तंभ टूट कर गिरने लगे। मैं ऊपर से नीचे देख रहा था उस तथाकथित भगवान को, जो मलबे से टूटे फूटे हाल में खुद को घसीटते हुए बाहर निकाल रहा था। यही है वो दिव्य शक्ति जिस पर तुम्हें इतना घमंड था? बेहद कमजोर, दयनीय। मैंने गोल्डन ड्रैगन ब्लेड को कसकर पकड़ा और उस पतित देवता का सिर काटने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे के अंधेरे से खून जैसे लाल रंग की अनगिनत टेंटिकल्स निकली और मेरी कलाइयों को कसकर जकड़ लिया। अंधेरे से धीरे धीरे एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आया। एक ऐसा इंसान जिसे मैं यहाँ कभी देखने की उम्मीद नहीं करता था। उसका पूरा शरीर ट्यूमर जैसी गांठों और हड्डियों के कांटों से भरा था। उसका इंसानी रूप कब का खत्म हो चुका था। फिर भी उन मुड़े तुड़े विकृत चेहरे के पीछे मैं उसे पहचान गया। वह था जैक वेई, मेरी पिछली जिंदगी का एक साधारण दोस्त, जिसके बारे में मैं सोचता था कि आपदा के शुरुआती दिनों में ही मर गया होगा। आपदा आने से पहले मैंने उसे खास तौर पर मैसेज भेजकर कहा था कि कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह न सिर्फ जिंदा रहेगा बल्कि इस घिनौने राक्षस में बदल जाएगा। जैक की खून से भरी आंखें मुझ पर नफरत से टिकी थीं। उसकी आवाज़ भारी और डरावनी थी। इथन कोल, तुम स्वार्थी घटिया इंसान, तुम्हें पता था आपदा आने वाली है। तुम मुझे बचाने पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारे पास इतनी ताकत थी और तुम बस देखते रहे जबकि वे राक्षस मुझे निगलते रहे और मेरे साथ जुड़ते गए। मैं ये घटिया चीज़ बन गया, न इंसान न राक्षस, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं उसे बिना किसी भाव के देखता रहा। मेरी आंखों में जरा सी भी दया नहीं थी, सिर्फ ठंडी निष्ठुरता। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी अपनी गलती है। इस दुनिया में कमजोर होना खुद एक पाप है। तुम्हें मुझ पर भौंकने का कोई हक नहीं। जैक गुस्से से दहाड़ उठा। उसके शरीर पर लिपटी लाल टेंटेकल्स कई गुना बड़ी हो गईं। वह आसपास फैली पतित देवता की बची हुई शक्ति को पागलों की तरह निगलने लगा। पतित देवता, जो पहले ही मेरे हाथों बुरी तरह घायल था, एक आखिरी निराश चीख निकाली जब जैक की घिनौनी म्यूटेंट देह ने उसकी मूल शक्ति को जबरदस्ती निगल लिया। जैक की आभा बेकाबू होकर बढ़ने लगी। वह सीधे लेजेंडरी रैंक की सीमा तोड़कर किसी अज्ञात भयानक स्तर तक पहुंच गया। इथन कोल, आज मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा और तुम्हें वो हर दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने झेला है। उसने सैकड़ों मोटी लाल टेंटेकल्स हर दिशा से मेरी तरफ फेंकी, मुझे कुचलने और चीरने के लिए। हर टेंटेकल पर उस्तरे जैसे नुकीले कांटे थे और उनमें सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने इस पागल हो चुके जीव को ठंडे भाव से देखा और सिर हिला दिया। अगर जीना तुम्हारे लिए इतना ही दर्द है तो मैं तुम पर एक दया कर देता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी आत्मा के भीतर गहराई में मौजूद वॉइड स्पीयर उत्साह से गूंजने लगा। अगले ही पल काली बिजली से भाला हुआ एक भाला मेरे हाथ में प्रकट हुआ। ये पहली बार था जब मैंने इसे पूरी तरह वास्तविक दुनिया में बुलाया था। ये सर्वोच्च दिव्य हथियार था जो सबसे ऊंचे अस्तित्वों को भी मार सकता था। जैसे ही वॉइड स्पीयर प्रकट हुआ, पूरे क्षेत्र का अंधेरा मानो उसकी विनाशकारी इच्छा में समा गया। मैंने कलाई घुमाई और वॉइड स्पीयर से अनगिनत काली बिजली की धाराएं निकलीं जो टेंटिकल्स की लहर से सीधे टकराईं। कोई भयानक विस्फोट नहीं हुआ,
बस सूखे पत्तों को तलवार से काटने जैसी हल्की आवाज आई। जैक की तथाकथित अटूट म्यूटेंट टेंटिकल्स वॉइड स्पीयर के सामने बेहद कमजोर साबित हुई। वे पला भर में हजारों टुकड़ों में कट गईं और जमीन पर राख बन गईं। जैक दर्द से चीख पड़ा। उसका विशाल म्यूटेंट शरीर पीछे हटने लगा, भागने की कोशिश में, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैं गायब हुआ और सीधे उसके सामने प्रकट हो गया। मेरे हाथ का वॉइड स्पीयर बिना किसी दया के उसके धड़कते म्यूटेंट कोर को भेदता हुआ निकल गया। गहरे बैंगनी विनाश की शक्ति तुरंत फट पड़ी और उसके अंदर बची हर जिंदगी को मिटा दिया। वह बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखता रहा। उसकी आंखों की नफरत आखिरकार खालीपन में बदल गई। वॉइड स्पीयर की शक्ति से उसका शरीर काली राख में बदल गया और इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। इस दुनिया में किसी पर दया मत दिखाओ, वरना मरने वाला तुम खुद होगे। लारा फ्रॉस्ट ने पीले चेहरे के साथ सिर हिलाया और मेरे पीछे खड़ी रही। मैंने पतित देवता और जैक की मौत से निकली विशाल कोर ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया। मेरे अंदर की चारों दिव्य शक्तियां अब पहले से भी ज्यादा संतुलित और सामंजस्यपूर्ण हो गईं। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया के नियम तोड़ने से बस एक कदम दूर हूँ। जैसे ही मैं लारा फ्रॉस्ट के साथ इस अंडरग्राउंड जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने वाला था, हमारे ऊपर का अंतहीन अंधेरा अचानक एक भयानक शक्ति से फट गया। चमकते सितारों से बनी एक विशालकाय हाथ दरार के अंदर से बाहर निकली और अजेय दबाव के साथ पूरे निषिद्ध क्षेत्र पर नीचे उतरने लगी। उस दबाव के नीचे, जो किसी ऊंचे आयाम के हमले जैसा लग रहा था, पूरा अंडरग्राउंड स्पेस डरावनी गति से ढहने लगा। लारा फ्रॉस्ट, जो अभी अभी लेजेंडरी रैंक तक पहुंची थी, वह भी उस दबाव से कदम दर कदम पीछे धकेली जा रही थी। उसने ऊपर देखा, उस सितारों के हाथ को जो लगभग पूरे आसमान को ढक चुका था, और घबराकर बोली, ये शक्ति इस ग्रह की बिल्कुल नहीं है। हमें भागना होगा। भागना, ये शब्द मेरी शब्दावली में है ही नहीं। मैंने सिर उठाकर उस धीरे धीरे नीचे आते हाथ को घूरा। मेरी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैं धूल से भी बदतर था। रोटी का एक टुकड़ा भी मेरी जान ले सकता था, लेकिन अब दूसरी जिंदगी मिलने के बाद 4 सर्वोच्च अस्तित्वों की शक्तियों के साथ मेरा भाग्य है इस दुनिया के हर नियम को अपने पैरों तले कुचलना। मैं नहीं भागूंगा। मैं इस शक्ति को ही निगल जाऊंगा और इसे अपने ब्रेक थ्रू का ईंधन बना दूंगा। मैंने जोर से गर्जना की और अपने अंदर की चारों दिव्य शक्तियों को उनकी अंतिम सीमा तक धकेल दिया। आदिम सम्राट का विश्व निर्माता शरीर सुनहरी दिव्य रोशनी से जलने लगा, जिसने आसपास के अंधेरे को पूरी तरह मिटा दिया। फ्लेम गॉड की पवित्र अग्नि योद्धा प्रवृत्ति ने मेरी ऊर्जा को पल भर में दर्जनों गुना बढ़ा दिया। एबिसल ड्रैगन की शक्ति एक सुनहरे ड्रैगन की आकृति बनकर मेरे चारों ओर घूमने और गर्जने लगी। इन्फर्नल सम्राट की विनाशकारी इच्छा पूरी तरह मेरे दाहिने हाथ के वॉइड स्पीयर में समा गई। मैंने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और फिर विस्फोट की तरह ऊपर की ओर उछला। मेरे पैरों के नीचे का काला चौक तुरंत टूटकर एक गहरे गर्त में बदल गया। मैं रोशनी की एक लकीर बनकर सीधे आसमान की ओर उस सितारों के हाथ की तरफ बढ़ गया। मेरे कानों में लगातार गरज सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ थी अंतरिक्ष के मेरे वेग से टूटने की। मैंने वॉइड स्पीयर को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी सारी शक्तियों को एक में मिला दिया। टूट जाओ। मैंने भाला सीधे उस सितारों के हाथ की हथेली के बीचों बीच घोंप दिया। 2 दुनिया नष्ट कर देने वाली शक्तियां हवा में टकराईं और एक प्रलयकारी विस्फोट हुआ, जिसकी रोशनी सूरज से लाखों गुना ज्यादा चमकीली थी। सितारों का हाथ गहरी गूंजती आवाज निकालते हुए मुझे पूरी ताकत से कुचलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी क्षण मेरे अंदर आदिम सम्राट की रक्त रेखा ने दुनिया चीर देने वाली गर्जना की। उस भयानक दबाव के नीचे मेरा शरीर टूटा नहीं, बल्कि उल्टा, वह उस हाथ की सितारों वाली ऊर्जा को लालच से निगलना शुरू कर दिया। चमकते हुए तारों की धाराएं वॉइड स्पीयर के जरिए बहते हुए मेरे पूरे शरीर में लगातार समाने लगीं। मेरे शरीर का हर एक कण इस ऊंचे आयाम की शुद्ध ऊर्जा को लालच से निगल रहा था। एक हल्की सी दरार और फिर सितारों के उस विशाल हाथ की हथेली के बीचों बीच एक महीन क्रैक उभर आया, जो तेजी से जाले की तरह फैलने लगा। उस हाथ के पीछे मौजूद उच्च आयाम का अस्तित्व समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है और उसने तुरंत ऊर्जा का संबंध तोड़ने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी थी। मेरे होंठों पर एक ठंडी पागल मुस्कान उभर आई। मेरे अंदर ऊर्जा को सोखने की गति अचानक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। एक दुनिया हिला देने वाले विस्फोट के साथ वो अजेय दिखने वाला सितारों का हाथ पूरी तरह फट गया। हर दिशा से तारों की रोशनी झरने की तरह बरसने लगी और मुझे पूरी तरह अपनी चमक में लपेट लिया। मैंने उस अनंत रोशनी के बीच अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर हो रहे भूकंप जैसे बदलाव को महसूस करने लगा। मेरे अंदर की चारों दिव्य शक्तियां, जो अब तक अलग अलग थीं, आखिरकार एक हो गईं, पूरी तरह संतुलित, एकदम परफेक्ट एकता में। मेरी शक्ति तेजी से आगे बढ़ने लगी, मिथिक रैंक की जंजीरों को तोड़ते हुए, एक ऐसे नए स्तर में कदम रखते हुए जो इस दुनिया में पहले कभी था ही नहीं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मेरी आंखों से ठोस सुनहरी रोशनी की 2 किरणें निकलीं और सीधे निषिद्ध क्षेत्र की छत को चीरती हुई ऊपर निकल गईं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक सांस लेना ही काफ़ी होगा ड्रेवन सिटी को नक्शे से मिटाने के लिए।